नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर 2016 स्टिंग मामले में एक्शन मोड में सीबीआई, जहां पर संबंधित नेताओं को सीबीआई भेज रही है समन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को समन, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए यह समन भेज रही है सीबीआई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, जहां पर 2016 स्टिंग प्रकरण में एक्शन मोड में सीबीआई नजर आ रही है। संबंधित नेताओं को सीबीआई भेज रही है समन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को समन भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए यह समन भेजा जा रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि लगातार सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि 2016 का यह पूरा मामला उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2016 स्टिंग मामले में सीबीआई का यहां पर एक्शन। संबंधित नेताओं को सीबीआई भेज रही है समन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को समन भेजा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए ये समन भेजे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2016 स्टिंग प्रकरण में अब सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। संबंधित नेताओं को सीबीआई समन भेज रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी समन भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 2016 का यह पूरा मामला है, जहां पर संबंधित जितने भी नेता हैं उन्हें एक एक करके सीबीआई समन भेज रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी समन भेजा है। और ये जो समन भेजा गया है, स्टिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे, जहां पर 2016 स्टिंग प्रकरण में एक्शन। और आपको बता दें कि सीबीआई अब संबंधित नेताओं को समन भेज रही है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पूछताछ के लिए ये समन भेजे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी सीबीआई ने समन भेज दिया है। और स्टिंग मामले में अब उनसे पूछताछ भी होगी। और पूछताछ को लेकर ही यहां पर सुबोध उनियाल को समन भेजा गया है। तो 2016 का यह पूरा मामला है स्टिंग से जुड़ा। और अब आखिरकार सीबीआई एक एक करके सभी को, इससे जुड़े नेताओं को स्टिंग को लेकर यहां पर सीधे तौर पर समन भेज रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए सीबीआई की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा एक्शन है, यानी कि अब धीरे धीरे उन नेताओं को समन भेजा जा रहा है जो स्टिंग में शामिल थे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि सुबोध उनियाल को भी समन भेजा गया, अब उनसे भी पूछताछ सीबीआई करेगी। बिल्कुल, देखिए पंकज, ये जरूर कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड पर जरूर नजर आ रही है। और मंत्री सुबोध उनियाल सहित कई ऐसे नेताओं को अभी तक समन भेजा जा चुका है। क्योंकि देखिए 2016 में उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लाने वाला यह मामला, जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में बगावत के सुर उठने लगे और हरीश रावत का एक स्टिंग, जो यानी कि एक ऑडियो क्लिप जमकर के वायरल हो रहा था, जिसके बाद से इस वायरल स्टिंग के चलते, इसके अलावा एक और दूसरा स्टिंग जो था, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि विधायक मदन सिंह बिष्ट और दूसरे हरक सिंह रावत जो नेता हैं, उनके होने का दावा इस पूरे ऑडियो क्लिप में किया गया था। उसके बाद से इस 3 साल बाद करीब 2019 में सीबीआई की ओर से मुकदमा दर्ज किया जाता है। और अब से ठीक पहले, यानी कि 2 साल पहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, हरक सिंह रावत, और इसी के साथ साथ विधायक मदन सिंह बिष्ट, और इसके अलावा जिसकी ओर से ये पूरा का पूरे स्टिंग करवाया गया था, उमेश कुमार, जो कि वर्तमान में खानपुर से निर्दलीय विधायक है, उनकी आवाज के नमूने के लिए उनको नोटिस भेजा गया था। और इसमें से कुछ के जो आवाज के नमूने हैं वो प्राप्त भी हो चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उनको समन भेजा गया है, उस समन में अगर हम बात करें, मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बात रखी है कि आज बृहस्पतिवार के दिन उनको बुलाया गया था, लेकिन उनके व्यस्तम यानी कि बिजी शेड्यूल की वजह से वह नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उन्होंने आगे के लिए तारीख के लिए आग्रह किया है कि उनको आगे की कोई तारीख दी जाए, ताकि तब उनको बुलाया जाए, तब उनसे पूछताछ की जाए। इसके अलावा यह जरूर कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड पर जरूर है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी देखनी होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यह देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कड़ी दर कड़ी जोड़ना शुरू करेगी। बिल्कुल, और अशोक देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो राज है, बिल्कुल जो राज है उनसे पर्दा उठना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक, अगर देखा जाए, चुनाव नजदीक है, पंचायती चुनाव को लेकर भी धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उससे पहले ये मुद्दा गरमा रहा है। और ये जो आग है, इस आग की जो आंच है, वो न जाने कितने नेताओं तक पहुंचेगी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर पंकज, देखिए जिस तरीके से मुद्दा अभी बहुत चुनाव के से थोड़ा समय पहले ये मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है और लगातार हम ये देख रहे हैं पक्ष विपक्ष के बीच भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बयानबाजी का भी दौर शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस भी सरकार पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और हरीश रावत जो अपनी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा है और जिसकी आवाज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में बैठी वरिष्ठ नेता हाईकमान तक जाकर के लगा है, इसीलिए भाजपा जो है वो घबरा चुकी है पूरी तरीके से और इसी के चलते भाजपा सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए नेताओं को निशाना बनाने के काम कर रही है, उनको टारगेट करने का काम कर रही है। लेकिन यहां पर देखिए ये बहुत ही दिलचस्प होगा देखने में कि सीबीआई इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच करेगी, क्योंकि 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, 2023 में आवाज के नमूनों के जो सैंपल्स हैं यानी कि वो लिए गए थे। अब 2 साल बाद फिर से जब इस पर पूरी तरीके से जांच की जा रही है, समन भेजा जा चुका है, देखना होगा जिन जिन नेताओं को समन भेजा गया है उनको अलग अलग समय पर बुलाया गया है, वो कब तक पेश होंगे और सीबीआई किस तरीके से इस पूरी जांच को आगे लेकर के जाएगी और कौन कौन से ऐसे वो राज होंगे जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जो कि अब तक के जनता के सामने भी नहीं आया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बात की है। निर्वाचन आयोग जो भी तारीख तय करेगा उसी तारीख पर चुनाव लड़े जाएंगे और जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। योग नीति पर उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड योगी की भूमि है, इसलिए यहां पर योग नीति होनी चाहिए और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही स्वरोजगार भी इस दौरान बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे जो है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति आप लोग अपना रहे, कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है? हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहां लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। और अब चलिए आगे बात करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकास खंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया ये विकसित संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा और इसमें किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी। इस कार्यक्रम में किसानों के मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करेगी। देश के यशस्वी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ प्रदेश के जी ने आज किया। इस अभियान का आशय विज्ञान को किसान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान के पास हमारे जो 6000 वैज्ञानिक हैं जाएंगे, उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे। उधर उत्तराखंड प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में स्टेडियम नामकरण विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के बेवजह मुद्दा बना रही है। किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें समेकित नामों के अंतर्गत रखा गया है। और साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस को प्रदेश के खिलाड़ियों और साथ ही खेल विकास की चिंता नहीं है, उन्हें केवल राजनीतिक लाभ की चिंता है।
मैं समझती हूँ कि अब की बार में 38 नेशनल गेम इतने ऐतिहासिक रहे हैं और इन ऐतिहासिक स्थलों को हम लोगों ने बहुत ही जो हमारे उत्तराखंड से बिल्कुल कनेक्टिंग या प्रासंगिक नाम हैं उन नामों के साथ में उन परिसरों को उनका नामकरण किया है। चाहे वो हम अपने रजत जयंती वर्ष में हैं, उत्तराखंड को बने हुए 25वें वर्ष की ओर हम लोग हैं। निश्चित रूप से तो पूरे उस परिसर को, जहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलेज भी आता है, जहाँ हिमाद्री का हमारा आइस स्केटिंग रिंग भी है, इसके अलावा हमारा वहाँ पर मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जहाँ पर हमारी और अन्य एक्टिव स्विमिंग पूल भी है। मैं समझती हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ जहाँ जो सेंटर्स हैं वो एज इट इज़ अपने नाम पर स्थापित है। उसी में जो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम भी वहाँ पर है, वो भी अपने नाम पर स्थापित खड़ा है। हमने केवल उस एरिया को, जितने एरिया में ये सारे सेक्टर बने हुए हैं, उस पूरे परिसर का नाम जो है रजत जयंती खेल परिसर के नाम पर उसका नामकरण किया। मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला शुक्रवार को कोर्ट द्वार में आने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। फैसले से पहले अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि उनको मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अंकिता के पिता ने तीनों हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि डॉब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज को अंकिता भंडारी के नाम से रखा जाएगा, मगर ये घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। अंकिता के पिता ने सीएम की घोषणा पर जल्द अमल करने की भी मांग की है। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डॉब श्रीकोट नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा। और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर लक्सर सिविल बार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त एडवोकेट राजेश सैनी ने बताया कि इस बार अध्यक्ष पद से लेकर सदस्य तक पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि दिनेश ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उनके सामने एडवोकेट भूप सिंह ने नामांकन किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर दिनेश ठाकुर को समर्थन दे दिया, जिसके चलते वो निर्विरोध अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। इसके अलावा सचिव, उपाध्यक्ष और साथ कोषाध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। बार और बेंच के हमारे बहुत पहले भी अच्छे संबंध रहे। हमारे अध्यक्ष जी हैं जयदीप चौधरी ने, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और इन सब का सहयोग मेरे साथ रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है। और अच्छे पूर्व में भी अच्छे कार्यकाल रहा, हमारा भी अच्छा रहेगा और सभी का सहयोग रहेगा और कार्य करते रहेंगे। सभी पदों पर अध्यक्ष पद पर श्री दिनेश कुमार जी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सचिव पद पर श्री सुभाष चौहान जी, उपाध्यक्ष पद पर श्री सचिन एडवोकेट जी और सह सचिव पद पर उज्जवल जी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और 5 लोग कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित की गई है। इसमें सभी साथियों का सहयोग रहा और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। इन अपना समर्थन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी साथियों के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। हम सब लोग इनका सहयोग करेंगे, किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। इसमें अध्यक्ष बने हैं और सुभाष चौहान जी जो है सचिव बने हैं और मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो अध्यक्ष नए बने हैं बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बार बेंच में जो है सामंजस्य स्थापित करेंगे और जो हमारे यहाँ चैम्बरों की व्यवस्था है और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराएंगे और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जो भी अधिवक्ता हित के कार्य हैं वो हमारे जो नए अध्यक्ष जी हैं वो कार्य करेंगे और मैं इनके साथ पूरा जो है तन बंधन से साथ रहूंगा और मैं भी उनके साथ जो है खड़ा रहूंगा। ऐसा चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के भिटोली का त्योहार मनाया जा रहा है और भिटोली में संस्कृति को सजाने और संवारने का एक अनूठा प्रयास किया जाता है। महिला
कि मायके से बिटोली उसका भाई के हाथों ससुराल भेजी जाती है, जिसमें कपड़े और मिठाइयां दी जाती हैं। भाई बहन का यह अनूठा त्योहार इस बार 7 जून को दिल्ली एनसीआर में प्रवासी भाई बहनों के बीच बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृति और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट का कहना है कि जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको इस कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल बिटौली हमारा बहुत ही लोक पर्व है और ये भाई बहन के एक बहुत ही एक भावनात्मक प्यार को दर्शाता है। और इस बार क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संख्या में जो है प्रवासी जो हैं वो बाहर भी रहते हैं, अन्य राज्यों में भी रहते हैं, तो इसी के तहत दिल्ली में ये हमारे क्योंकि 25-30 लाख के करीब हमारे जो उत्तराखंडी जो भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम करने का हमने पहला ये शुरुआत की है। क्योंकि पिछले कई सालों से तो ये बिटौली कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी बड़ी संख्या में वहाँ पे हमारी बहनें आएंगी और हम लोग वहाँ पे हमारे जो भाई हैं उत्तराखंडी भाई भी वो भी मिलेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर नगर पंचायत लडोरा कार्यालय में भी उठापटक जारी है और अध्यक्ष के कमरे पर ताला लग गया है, जिससे कि सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। नगर पंचायत कार्यालय में सभासदों के बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अक्सर सभासद जनता के काम करने के बाद अध्यक्ष के कमरे में बैठते हैं। सभासदों ने नगर पंचायत की संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर उसे उजागर किया था, जिस पर अध्यक्ष के कमरे पर ताला लगा दिया गया, जिससे कि सभासदों में आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया। चेयरमैन जो है क्या है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बैठे थे, मैं मंगलोर तक गया और उसके मैं वापसी आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे ताला लग गया, जिसे मैं बैठने के लिए गया। हमारी बैठने की बैठक यही है और जो है मैंने देखा कि हमारा जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे जो है ना वहाँ ताला लगा दिया गया। अब बताइए 9 मेंबर सभासद कहाँ बैठेंगे आप? अब इनकी मंशा क्या है, ये शायद कहीं ना कहीं सभासद जो है यहाँ चोरी रोकने का काम कर रहे हैं ना, जो चोर बाजारी चल रही है नगर पंचायत लंडौरा में, तो शायद ये कारण ये भी हो सकता है। और रही बात सभासदों में जो हम समाज के यहाँ चुन कर भेजे तो जनता ने भेजे है ना। अब हमारे में से अगर घृणा आ रही है, इस तरह का कोई मामला है तो हमारे मुंह पे कहो। इस तरह के गंदे व्यवहार करने से क्या फायदा है? बिल्कुल जातिवाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मैं उसमें देखो अध्यक्ष से मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता जी आपने ताला क्यों लगाया, ठीक है ना। अध्यक्ष मुखिया होता है, नगर पंचायत का मुखिया है, ठीक है, उनका कमरा है और उन्हें लगता है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जहां पर सदस्य की बैठक हुई है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की समस्या आयोग के सामने रखी। इस दौरान टिहरी बांध की भी झील को पर्यटन के स्तर पर ले जाने के लिए बजट की मांग की गई है। इसके अलावा देवप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्किंग और अपने कार्यालय बनाने का प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया है। वहीं अन्य नगर पालिकाओं ने भी यहाँ पर आयोग के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर आयोग ने अध्यक्ष सदस्य से समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बैठक में जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल, मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल भी मौजूद थे। आज हमारी वित्त आयोग की कार्यशाला थी, जिसमें हमने अपने जो हमें मतलब इम्प्लीमेंट चाहिए अभी, क्योंकि नगर पालिका में निकली थी, जैसे आप लोगों को पता है कि 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है, तो यह नगर पालिका अपने आप में एक अलग पालिका है, क्योंकि इसकी चुनौतियां भी बहुत होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास पार्किंग भी पूरी नहीं हो पाती, तो हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग का अपना एक वो रखा है आयोग के सामने, और एक हमने सब गृह का भी एक वो रखा है, और लाइब्रेरी का रखा है, हाईटेक लाइब्रेरी हम बनाना चाहते हैं, उसका भी रखा है, और गेस्ट हाउस का रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग आप लोगों की ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। नगरों की तरफ हो रहा है और सतत रूप से हो रहा है, तो इन नगरों को इस रूप में विकसित होना होगा। इस प्रक्रिया में भी हमारी सोच है इसमें कि किस तरह से इनका नियोजन होना चाहिए, नगर नियोजन होना चाहिए, और किस तरह से यहाँ माइक्रो जोनिंग करके या कि कहाँ पर आबादी आएगी, कहाँ पर कमर्शियल स्थान होंगे, और कि आय के क्या साधन होंगे, क्या क्या अवस्थापना की इनको आवश्यकता होगी, ये सारा परामर्श करके। और लोगों ने आज बड़े उत्साह से नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने और शासी अधिकारियों ने, स्वयं जिलाधिकारी ने हमको अवगत कराया कि साहब कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। और हमने ये भी कहा है कि अगर आपका कोई विशिष्ट
वो हो, प्लान हो कि साहब एक स्थान विशेष के लिए हमें ये बहुत एक ज़रूरी काम है, तो वन टाइम ग्रांट के रूप में भी हम उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे तपोवन एक नई नगर पंचायत बनी है, उनके पास भवन नहीं है, तो हमने कहा अपना प्रस्ताव करिए, अगर आपके पास भूमि है तो हम आपको। इसी प्रकार कहीं पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात आ रही है, कहीं पर स्टाफ की बात आ रही है। स्टाफ वाला तो हमारे उस पर आता नहीं है, उनको विभाग के अपने विभाग से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन तथापि जो भी और एक भूमि वाली बात आ रही है कि भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है लोगों को। जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सचिव आयोग ने बैठक ली है। बैठक में उन्होंने नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आयोग ने उसे दिशा निर्देश दिए। कई जो नगर पालिका हैं, ये नगर पंचायतें हैं, उनमें किस तरह की परेशानियां उनको आ रही है। कई नगर पंचायत, नगर पालिकाओं ने अपने समस्याओं से अवगत कराया ताकि आयोग जो है उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर और जो उनकी रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट हुई है भारत सरकार या उत्तर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतें जिनका गठन किया गया है, जो नई नगर पंचायत है, वहाँ छठे राज्य वित्त आयोग क्या समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसको लेकर करीब कई घंटों तक जो है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। जगतोपाल, हिंदी खबर, टीवी गढ़वाल। तो देखिए, हर साल बरसात के मौसम में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है और बरसात में शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब जाते हैं। वह आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक सप्ताह पहले ही मानसून के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर निगम अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। और ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि इस बार बारिश के मौसम में ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं, या फिर हर साल की तरह ड्रेनेज सिस्टम फेल रहेगा और शहर पानी में डूब जाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है, तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।